हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान और मैं आज आपको क्लास 9 का हिस्ट्री द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मींस अगर आप इस चैप्टर को से गो थ्रू करेंगे तो आपको काफी डिफिकल्टीज नजर आएंगी, लेकिन मैं यहाँ हूँ आपके इन सारे डिफिकल्टीज को इजी करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि ये चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, तो इस टॉपिक को हम स्प्लिट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड एक अलग पार्ट होगा रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ इस चैप्टर से गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे कंट्रीज का नाम आपके सामने आएगा। फ्रांस आएगा, ब्रिटेन आएगा, जर्मनी आएगा। तो ये सारे यूरोप के ही पार्ट है, याद रखिएगा, यूरोप के ही पार्ट है। एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें ये सारी कंट्रीज आती है, तो उस पूरे एरिया को यूरोप मान लिया गया, यूरोप कहा गया। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज। जिस तरह की हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होते होते बाकी सारे कंट्रीज में भी ये फैल गया कि जो कंट्री, जो किंग, जो मोनार्की है, वो सिस्टम काफी खराब है। तो उसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लाई गई। ठीक है, बहुत सारे देशों में ये सारे काम होते रहे। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो इनिशियल कुछ स्टेजेस यूरोप में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कुछ प्रभाव या कुछ उसके छवि देखने को मिलेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ डोमेस्टिक चेंज इन द सोसाइटी। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो एक पॉसिबिलिटी ओपन किया उसने कि डेमोक्रेटिक चेंज लाना है सोसाइटी में, सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाना है, ना कि मोनार्क सिस्टम में आगे बढ़ना है। ठीक है, एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड टू कंप्लीट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप में बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते थे कि इस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। मीन्स इस सोसाइटी की जो नींव है, जो जिस तरह से चलन चलता आ रहा है, उसमें चेंज आना चाहिए। ठीक है, देयर वर ग्रुप्स आइडियाज दैट लुक टू चेंज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स एंड विजन्स। देखिए, हर आप ये तो जरूर मानते होंगे, हर पर्सन के अपने थॉट प्रोसेस, अपने व्यूज होते हैं। ठीक है, आप जानते ही होंगे। तो वहां पे जो यूरोप में रह रहे लोगों का, उनके अपने थॉट्स और अपने विजन्स थे। तो ये जो थॉट्स और विजन वाले लोग हैं, ये डिवाइड हो चुके थे 3 पार्ट्स में। कौन कितने पार्ट्स में? 3। तो देयर आर ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, मेनली उन्हें कहा जाता है कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। कंजर्वेटिव वो जो पुराने हमारे दादा दादी के जमाने के लोग थे, जिन्हें कुछ नया चेंज एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस को एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल दे वांटेड स्लो चेंज। ठीक है, नो चेंज, मतलब दे वांटेड अ स्लो चेंज। अगर कोई चेंज हो भी, अगर कोई चेंजेस लाना भी है तो वो चेंजेस काफी स्लो हो, ताकि वो उनके द्वारा एक्सेप्टेबल हो। उनका ऐसा सोचना था। वो बेसिकली चाहते थे कि मोनार्क सिस्टम ही आगे चले। ये थी कंजर्वेटिव सोसाइटी। अब है लिबरल्स। टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन, oppose king rule, independent judiciary, do not support universal adult franchising. Liberals क्या थे ये देखते हैं। ये टॉलरेंट थे हर रिलीजन के लिए। मीन्स यूरोप में उस दौरान काफी रिलीजन के लोग रहते थे, तो वो टॉलरेट करते थे। हाँ ठीक है, बहुत सारे रिलीजन के, एक कंट्री में काफी सारे रिलीजन के लोग रहना ठीक है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, अब ये कहते थे, ये किंग रूल के ऑपोजिशन में थे। मींस वो चाहते थे कि किंग रूल नहीं होना चाहिए हमारे देश में। ठीक, फिर वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, न्याय हो, जो न्याय का महत्व हो वो इंडिपेंडेंट हो, किंग के द्वारा ना लिया जाए, क्योंकि उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आती थी लोगों की। और बट द मेन थिंग इज वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग, जो वोटिंग कास्ट, जो वोट्स वहां देते हैं, उसके फेवर में तो थे, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते थे कि विमेन भी जाके अपने वोट कास्ट करें, और जो वोटिंग राइट्स हो वो सिर्फ जो
पैसे वाले जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके पास होना चाहिए। ये किसकी बात थी? ये थी लिबरल्स की। क्लियर? अब है रेडिकल्स की। रेडिकल्स की बात। रेडिकल्स क्या सोचते थे? ये सोचते थे जिन रिलीजन के लोग उस कंट्री में ज्यादा है, मींस यूरोप में जिस रिलीजन के लोग ज्यादा है उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, मेनी ऑफ देम ऑल्सो सपोर्टेड विमेन्स फॉर द कास्टिंग रूल। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात उन्होंने सामने रखी, विमेन को भी अपने वोट को कास्ट करने का राइट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को। ठीक है, सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक मेनी थिंग्स। वो सपोर्ट करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ एक पर्सन के हाथ में रहे वो उनको मंजूर नहीं था। ये कुछ थे 3 डिफरेंशिएशन जो आपको बहुत अच्छे से क्लासिकली समझ में आया होगा, और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है। तो रिमेंबर दीस थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब यहाँ पे आती है इंडस्ट्रीज की चेंज। आप सब जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी इंडस्ट्रियल चेंज आ चुका था, लोगों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की भावना आ चुकी थी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी किस तरह से वर्क करती थी ये देखिए। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ये जो टाइम था वो इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस ला रहा था बहुत सारे। ठीक है, न्यू सिटीज कम अप, नए नए सिटीज का इन्वेंशन करना, मींस नए नए एरिया को फाउंड करना। ठीक है, ये सारी बातें। न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीजन डेवलप, जहां पे इंडस्ट्रीज लगती गई उस एरिया को डेवलप करना। रेलवेज एक्सपैंडेड एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑकर्ड। रेलवेज एक्सपैंड हुए क्योंकि रॉ मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए कुछ ऐसे चीजों की जरूरत पड़ती। तो रेलवे वाज एन बेटर मोड टू ट्रांसफर द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो रेलवे का एक्सपेंशन हुआ और एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑकर्ड, और इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई देखिए। विलेज से लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे थे? सिटीज और टाउन की तरफ। प्रॉब्लम क्या होती है? लोग विलेज से अब ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं? टाउन्स और सिटीज में। प्रॉब्लम्स फॉर मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स किस तरह की? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड हो, जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मीन्स 24 आवर्स में लोगों को 18 घंटा काम कराया जाता था। ठीक है, पुअर वेजेस, इतने घंटे काम करने के बावजूद उनको वेजेस कम दिए जाते थे। सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम, उनके लिए जो वॉशरूम वगैरह थे वो क्लीन वगैरह नहीं थे। हाउसिंग प्रॉब्लम, उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। उनको स्पेशली क्या कर दिया जाता था पता है? एक लंबा सा हॉल दे दिया जाता था और वहां पे लोगों को सुलाया जाता था। मींस उसे कहते हैं आज की डेट में डोरमेट्री। ठीक है, डोरमेट्री आपने सुना होगा, आपके बुक में एक इमेज भी है, आप उसे जाके जरूर देख लें, तो आपको आई होप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास कई जगह तो काम ही नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च सॉल्यूशन फॉर दिस इशू। अब लिबरल्स और जो रेडिकल्स होते हैं वो इस जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से डील करना है इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्या मिला उनको सॉल्यूशन, ये देखेंगे। The economic and social development should be there if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. दो चीजें इंपॉर्टेंटली देखी गई कि अगर जो वर्कर्स है वो हेल्दी और एजुकेटेड होंगे तो हमारे जो इंडस्ट्रीज को वो उसकी ग्रोथ कुछ अलग लेवल पे होगी। ठीक है, opposed to the privileges that old aristocracy. Aristocracy means पुराने जो किंग और क्वीन रहते हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनको काफी प्रिविलेजेस मिलती थी, तो उन प्रिविलेजेस को उन पर ना खर्च करने की बात यहाँ पे की गई।
हैड बाय द बर्थ मींस जो प्रिविलेजेस जो उनको बाय बर्थ मिलती थी, किंग और क्वीन के जो बच्चे हैं उनको बहुत पैम्पर करने, बहुत सारे अदर प्रिविलेजेस मिलते थे, पैम्पर किया जाता था। They finally behaved believed in the value of individual efforts, labor and enterprises. बाद में लोगों को ये समझ में आया कि जो इंडिविजुअली किसी इंडस्ट्री को या इंटरप्राइजेस को चलाएंगे तो वो बेटर वर्क करेगा और इंडस्ट्रीज में काफी ग्रोथ होगा। ठीक है, मेनी वर्किंग मेन एंड वुमेन वुड वांटेड टू चेंज इन द वर्ल्ड। बहुत सारे मेन और वुमेन वर रियली डिग्निफाइड टू वर्क एंड चेंज द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम काम करके, हम इंडस्ट्रीज को अच्छे काम देकर, उनको काम देकर वर्ल्ड को चेंज करने में उनका कुछ हाथ हो। ठीक है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। जो सोशलिज्म, अब सोशलिज्म यूरोप में किस तरह आया ये देखते हैं। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, सोशलिज्म यूरोप में किस तरह आया ये देखते हैं। One of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. एक विजन था, एक दृष्टिकोण था जिस तरह से लोगों को ये बताया जा सकता है कि किस तरह से सोसाइटी चले, उसे क्या कहते हैं, सोशलिज्म। उसे सोशलिज्म कहेंगे। ठीक है, by the mid 19th century in the Europe, socialism was well known। 19th सेंचुरी आते आते बहुत सारे कंट्रीज में सोशलिज्म को एक नए तरीके से देखा गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखा गया। ठीक है, अब जब सोशलिज्म के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं तो हम ये जानते हैं कि सोशलिज्म एक्चुअली में है क्या। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्रिविलेज प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे मींस जो लोग सोशलिज्म को फॉलो करते हैं वो सोशलिस्ट हो जाते हैं, जो नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग नेशनलिस्ट हो जाते हैं। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। ठीक है, बट हैड डिफरिंग इन आइडियाज, बट उनके आइडियाज डिफरेंट थे। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी न किसी की तो होनी थी, ठीक है, लेकिन वो किसी एक पर्सन को ना देके वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ऐसा माना जा रहा है। देखते हैं आगे। और हाउ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कुड बी ऑपरेटेड, किस तरह से जब प्रॉपर्टी लोगों के हाथ में नहीं होगी तो किस तरह से सोसाइटी को ऑपरेट किया जाना चाहिए, ये लोगों की थॉट प्रोसेस थी। ठीक है, सम विजन ऑफ सोशलिस्ट, कुछ सोशलिस्ट थे, रॉबर्ट ओन, लुइस ब्लांक, है ना, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, रॉबर्ट ओन कौन थे, वो 1771 से 1858 तक वो थे। A leading English manufacturer, ये एक बहुत ही अच्छे, एक उभरते हुए मैन्युफैक्चरर थे। Sought to build a cooperative community and new harmony in USA। cooperative community मतलब लोगों की एक सोसाइटी बनाना, लोगों का एक जमावड़ा बनाना, कम्युनिटी। ठीक है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात की जा सके, उसे कहेंगे आप कोऑपरेटिव कम्युनिटी। ठीक है, उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जो कि न्यू हार्मोनी, जिसका नाम रखा गया था यूएसए में। ठीक है, उसी तरह लुइस ब्लांक 1813 से 1882 तक ये थे। He wanted government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। वो ये बोलते हैं, उनका कहना है कि गवर्नमेंट को लोगों को एनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्रेन्योर में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को मनाना। ये किसकी बात थी, लुइस ब्लांक की। चाहते थे गवर्नमेंट लोगों को प्रोत्साहित करे, ठीक है, कि वो कोऑपरेटिव्स और एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करे और वहां काम करे। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच एंगल्स की थ्योरी। ठीक है, दे आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज अ कैपिटलिस्ट। उन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट मतलब जिसका सिर्फ एक ओनर। ठीक है, the capitalist owned the capital investment in the factories and the profit of capitalist was produced by the worker। कंपनी तो कैपिटलिस्ट की है, कंपनी तो एक मालिक की है, लेकिन वहां पे जो काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं,
उनके मेहनत से ही उनकी कंपनी चल रही है। ये क्लियर किया किसने? कार्ल मार्क्स ने और फ्राइडरिच एंगल्स ने। ठीक है, मार्क्स से ये भी कहना था, he believed that the capitalist system would be trumped by the workers। कैपिटलिस्ट सिस्टम जो आज ट्रायम्फ है, मतलब ट्रायम्फ मतलब ऊंचाई पर है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स की वजह से है। एंड अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड बी established where all the property would be socially controlled। और सोशलिस्ट सोसाइटी वही होगी जहां पे लोगों के द्वारा मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लैंड्स को, तभी वो सोशलिस्ट और सोशली कंट्रोल होगी। ये थी कार्ल मार्क्स की बातें। ठीक है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब जब ये बात आई तो काफी लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया, समर्थन भी किया। ठीक है, किस तरह से सपोर्ट किया देखते हैं। बाय 1870s socialist ideas spread through Europe to coordinate their efforts। Socialist formed as a national body, international body। सोशलिस्ट बॉडी को 1870 के बाद क्या कहा गया? इंटरनेशनल बॉडी माना गया। ठीक है, जब भी किसी चीज को इंटरनेशनल बॉडी मान लिया जाता है तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन जॉइनिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। अब वहां पे कहां पे? इंग्लैंड और जर्मनी में भी वर्किंग कंडीशंस लेबर्स की या वर्कर्स की कह लीजिए बहुत खराब थी। जैसे जैसे सोशलिस्ट आगे आते गई, वहां पे लोगों ने समझा कि हाँ ये तो हमारे बेटरमेंट के लिए ही बात कर रहे हैं, तो वर्किंग कंडीशंस चेंज करने की बात की गई। वर्किंग कंडीशंस कैसे चेंज की? दे डिमांडेड हाई सैलरी, मींस जो सैलरी जो बहुत लो क्लास सैलरी थी उसे सैलरी को बढ़ाया जाए, ये कहा गया। रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, मैंने आपको बताया था 18-19 घंटे काम कराते थे, तो उससे जो वर्किंग आवर्स है उनमें रिडक्शन कहा गया। ठीक है, राइट टू वोट, लोगों को वोटिंग राइट्स दिया जाए, ये कुछ बातें थी, ये वर्किंग कंडीशंस रखी थी लोगों ने। ठीक है, इन जर्मनी these associations work closely with the Social Democratic Party and help to win the parliamentary seats। वहां की गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया और जो पार्टी थी जर्मनी में, जो पार्टी थी वो इन सोशलिस्ट थीम को एक्सेप्ट करने के बाद और अपने पार्लियामेंट में सीट बुक कर लेती है। ठीक है, बाय 1905 Socialist and a trade union formed the Labour Party in Britain and Socialist Party in France। 1905 में जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो क्या करती है? लेबर पार्टी बनाती है, कहाँ पे? ब्रिटेन में। और सोशलिस्ट पार्टी बनाती है फ्रांस में। मींस अब बातें नहीं रह गई थी, अब लोग काम कर रहे थे, पार्टी के थ्रू काम कर रहे थे, लोगों के बेटरमेंट के लिए बात कर रहे थे। हालांकि अभी तक ये लोग सोशलिस्ट पार्टी अभी तक किसी भी कंट्री में अभी तक सोशलिस्ट पार्टी जीती नहीं है। However, till 1914, socialists never succeeded in forming government in Europe। 1914 तक सोशलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट के फॉर्म में यूरोप में नहीं आई थी। ठीक है, इससे पहले तो जर्मनी में तो आ गई थी, जर्मनी में इनके पावर का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था, लेकिन अभी तक यूरोप में एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। आई होप फर्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।